नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। पहले से ही माना जा रहा था कि उन्हें सख्त सजा दी जा सकती है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पहले ही शेख हसीना की आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ऐसे में शेख हसीना को ऐसी सजा सुनाकर बांग्लादेश में उनके वापसी के रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से ये क्रिस्टल क्लियर है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया, फिर उनके साथ बर्बरता की। उनकी हत्या में शेख हसीना का हाथ है। आंदोलन को क्रूरता से कुचलने की कोशिश की। शेख हसीना ने ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी को टेलीफोन करके हत्याएं करने की धमकी दी। शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी माना गया है। शेख हसीना के साथ गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्मा खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोपों पर अपना फैसला सुनाया है। ये आरोप जुलाई अगस्त 2024 में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन से जुड़ी अशांति से उत्पन्न हुए हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ 8047 पन्नों के आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए थे, जिनमें पीड़ितों के बयान, जब्त किए सबूत और पीड़ितों की पूरी लिस्ट होने की बात कही गई थी। इसी आधार पर आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने के लिए पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को एक केस में माफ कर दिया है। वहीं दूसरे केस में उन्हें 5 सालों की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पूरा खुलासा किया है और कोर्ट के सामने सच्चाई रखी है। उधर शेख हसीना ने फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया। वहीं शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद से पहले ही हिंसाग्रस्त ढाका में माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए और भारी हंगामा किया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने सोमवार के दिन के लिए खास इंतजाम किए हैं। हिंसा फैलाने वालों और आगजनी करने वालों को देखते ही शूट एट साइट के ऑर्डर हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बावजूद ढाका में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बम्पर जनादेश के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पटना में जोरों पर हैं। सीएम नीतीश 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के चलते सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पटना के गांधी मैदान को सील कर दिया है। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है, जिसमें एनडीए गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए गठबंधन के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्यों तक की शीर्ष राजनीतिक उपस्थिति के कारण सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि ये कार्यक्रम सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वहीं बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 247 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एनडीए में शामिल दलों के बीच सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित विधायकों की पूरी सूची सौंप दी है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है।
बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल से मुलाकात तो की, लेकिन इस्तीफा नहीं सौंपा। अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नीतीश डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे। हालांकि चर्चा के विपरीत उन्होंने आज इस्तीफा नहीं दिया। इसको लेकर विजय चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है और बताया कि आखिर सीएम ने इस्तीफा आज क्यों नहीं सौंपा। दरअसल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। पहला प्रस्ताव मौजूदा बिहार विधानसभा को भंग करने का था। जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। बैठक में चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों की सराहना की गई। साथ ही मौजूदा विधायकों के नीतीश कुमार को एनडीए की प्रचंड जीत पर शुभकामनाएं दी। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। यहां उन्होंने राज्यपाल को बताया कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की कैबिनेट सिफारिश लागू की जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी विधायक दल के नेता का चयन नहीं हुआ है। इसी कारण सीएम नीतीश ने इस्तीफा देने की प्रक्रिया आज पूरी नहीं की। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नीतीश कुमार 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे और 17वीं विधानसभा भी उसी दिन भंग हो जाएगी। इस बात की पुष्टि खुद विजय चौधरी ने की है। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर सहमति बनी। पहला 19 नवंबर से मौजूदा विधानसभा भंग करने की अनुशंसा, दूसरा पूरे कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के सकारात्मक सहयोग की सराहना और तीसरा हाल ही में हुए चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी जीत पर कैबिनेट की ओर से मुख्यमंत्री को बधाई और आभार। उधर पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज चल रही हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना है। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में विधानसभा भंग होने, इस्तीफे और शपथ से जुड़ी तैयारियों ने पटना के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। पूरा राज्य अब नई सरकार और नए राजनीतिक अध्याय का गवाह बनने को तैयार है। रामपुर कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड केस में अहम फैसले सुनाए। अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए कस्टडी में ले लिया। सुनवाई के दौरान वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद रहे। कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। दूसरी ओर भाजपा और सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर के बाहर जुटे हुए हैं। सपा नेता आजम खान के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 11 में कोर्ट अब तक फैसला सुना चुकी है। इनमें 6 मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है, जबकि 5 मामलों में उन्हें बरी किया गया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को दी एक तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है, जो कि शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर सही है। इसी पैन कार्ड से अब्दुल्ला ने आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं, जबकि स्वाटांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तुत पैन अलग है। ये पैन कार्ड बैंक पासबुक में कूट रचना कर हाथ से लिखा गया था। नामांकन की तिथि पर यह पैन संचालित नहीं था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खान के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चुनाव नामांकन आयु संबंधी अयोग्यता छुपाने के लिए कूट रचना कर जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 19 नवंबर तक विस्तृत प्लान दाखिल करने को कहा है।
सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार से लंबी अवधि की रणनीति तैयार करने को। साथ ही कोर्ट ने सवाल भी उठाए कि जब पराली जलाने की घटनाएं कम हुई तो प्रदूषण क्यों बढ़ा। हालांकि कोर्ट ने निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक से इनकार करते हुए कहा, बैन लगाने से मजदूरों की आजीविका प्रभावित होगी। कोर्ट ने कहा, हम ऐसे निर्देश देने के इच्छुक नहीं। कोर्ट ने कहा, पर्यावरण और विकास का संतुलन जरूरी है, हम केवल एक पक्ष को देखकर आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और उनकी दक्षता के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश ऐसे समय में आया है जब आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में AQI की रीडिंग में हेरफेर करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। आरोप है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे AQI की रीडिंग प्रभावित होती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से AQI निगरानी उपकरणों की दक्षता के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी की जानकारी दी, लेकिन अमिकस क्यूरी ने इसका खंडन किया और कहा कि इसकी सही जानकारी नहीं दी जा रही है। दिल्ली सरकार को AQI निगरानी उपकरणों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार से भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, दिल्ली में गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए AQI मानकों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया गया है। हमारे पास इस मामले में विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए हम श्री शंकर नारायण की सभी गतिविधियों को दिल्ली में रोकने की मांग पर सहमत नहीं हो सकते। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए विभिन्न गतिविधियों पर निर्भर हैं। न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए रविवार को राजधानी रांची में पूरे दिन भव्य रजत पर्व उत्सव मनाया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, राज्य के मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। तो वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में देर रात संपन्न हुए इस भव्य कार्यक्रम के सांस्कृतिक मंच पर अकरा जगान, संथाली, नागपुरी, पाइका, छऊ सहित राज्य की विविध लोक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव, गायक टॉम मुर्मू एंड बैंड के साथ शगुन पाठक की संगीत प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। साथ ही जब विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंच पर अपनी गायकी पेश की तो न सिर्फ दर्शकों को उनकी आवाज़ ने झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पूरे मैदान में उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा ड्रोन शो में झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को आकाश में जीवंत रूप से दर्शाया गया। झारखंड आंदोलन के महानायक स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बनी। महोबा जिले में तहसील परिसर के अंदर रात के अंधेरे में राजस्व परिषद सचिव के आगमन की पूर्व संध्या पर सरकारी अभिलेखों को जलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक अधिकारी सफाई देते हुए पुराने फाइल कवर और कचरा को नष्ट करने की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि वीडियो में जलाए जा रहे दस्तावेज सरकारी अभिलेख नहीं हैं, बल्कि खराब फाइल कवर और अन्य बेकार कचरा है, जिसको जलाकर नष्ट किया गया है। सऊदी अरब में बड़ा हादसा सामने आया है। कम से कम 42 भारतीयों की मौत हो गई है। ये सभी भारतीय उम्रा अदा करने के लिए सऊदी गए थे। बस में सवार होकर यात्री मक्का से मदीना जा रहे थे, तभी बस का डीजल टैंकर से टकराव हो गया। रिपोर्टों के अनुसार ये हादसा IST समयानुसार लगभग 1:30 बजे मुफर्रियात के पास हुआ। सूत्रों के अनुसार मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वो सभी हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। अफ्रीकी देश दक्षिण पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। लुआलाबा प्रांत की एक कोबाल्ट खदान में अस्थायी लकड़ी का पुल टूट गया, जिससे भीतर काम कर रहे वाइल्ड कैट यानी अवैध रूप से काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में नीचे गिर गए। यह हादसा इतना भयानक था कि खदान के भीतर कई शव दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अधिकारियों के अनुसार 32 लाश निकाले जा चुके हैं और बचाव दल लगातार और लोगों की तलाश में लगा हुआ है। बारिश के कारण खदान पहले से ही पानी में डूबी हुई थी। ऐसे में मलबे में फंसे खनिकों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। प्रांतीय गृह मंत्री रॉय कॉम्बा माइंडे ने कहा कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों का अब भी पता नहीं चल सका है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।